हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। व्हाई व्हाट नेम डू यू नो द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द बोर्ड। यानी कि यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे बोर्ड नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा। ठीक है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में जब ट्रायल बैलेंस पूरा बना होता है उसके नीचे इन्फॉर्मेशन में अगर हमारा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो दी होती हैं तो वो हम किस नाम से जानते हैं, जर्नल, एडजस्टमेंट, लेजर या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये हमारी कहलाती हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो लिखी होती हैं उनको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, जो कि बाद में हम उनकी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is named in accounting the reduction in value of permanent property by its constant use। यानी कि कोई भी जो हमारी स्थायी संपत्ति, परमानेंट या फिक्स असेट जो है उसको हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं और उसकी कंटिन्यूशन यूज करने से उसके जो मूल्य है उसमें कमी आ गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, ड्राइंग, डेप्रिसिएशन या फिर नन ऑफ दिस। वेरी सिंपल, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, by what name do you know the amount withdrawal from the business for personal use by the owner of the business। यानी कि जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन या फिर नन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन ए, ड्राइंग्स। उसको ड्राइंग कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन ये चैप्टर वाइज हैं तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस इन विच अकाउंट इट इज अकाउंटेड फॉर। यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस में, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो वो कहाँ पे उसको मेंशन किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर फाइनल अकाउंट। तो जब हम अंदर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा डायरेक्ट मेंशन किया जाएगा फाइनल अकाउंट, यानी कि आर्थिक चिट्ठा, जिसको हम बैलेंस शीट भी फ्रेंड्स लिख लिए। फाइनल अकाउंट तो सभी हो जाएंगे लेकिन ये स्पेशली बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर दिया हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देन इन विच अकाउंट इट इज अकाउंटेड। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है तो उसको कहाँ अकाउंट करते हैं या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट जिसको बैलेंस शीट भी बोलेंगे या फिर कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। अगर वो अंदर दिया होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ प्रोविजन। यानी कि क्या प्रोविजन है, जर्नल रिजर्व, स्पेशल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या फिर नन ऑफ दी। इन सब के बारे में अब आप जानते होंगे। जर्नल रिजर्व वो होता है जो कि किसी भी इसका कोई मेन पर्पस नहीं होता, बस इसको क्रिएट कर दिया जाता है जिस भी तरह की जरूरत होती है तो यहाँ से इसको स्पेंड कर लेते हैं अमाउंट को। स्पेशल रिजर्व किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्रिएट किया जाता है कि हमें ये चीज जैसे कि प्लांट में यूज़ करना है या फिर रिपेयरिंग में यूज़ करना है, किसी पर्टिकुलर पर्पस है या फिर डिविडेंड देने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व कैपिटल से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे रिजर्व्स हैं। तो इसमें प्रोविजन जो है वो हमारा क्या है, तो प्रोविजन हमारा स्पेशल रिजर्व कहलाता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, if a transaction is omitted from accounting in the journal what is this inaccuracy। यानी कि अगर कोई भी अकाउंटिंग करने से हमारी रह गया, यानी कि जर्नल में हम कोई भी एंट्री है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं तो वो किस तरह की हमारी गलती कहलाती है। तो देखिए ऑप्शंस में यहाँ है, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर्स इन पोस्टिंग, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है किसी भी तरह से, तो ये पूरी तरह से छूटी हुई गलती है हमारी, या फिर हम बोल सकते हैं अशुद्धि है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
if the suspense account is written on the debtor side of the board in which account it is authored। यानी कि अगर सस्पेंस अकाउंट में जो सस्पेंस अकाउंट है वो तलपट के ऋणी पक्ष की ओर लिखा हुआ है, यानी कि हमारा डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो उसका लेखा हम किस खाते में करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट साइड इन बैलेंस शीट या फिर लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा हमारा आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में, यानी कि असेट साइड में लिखेंगे हम बैलेंस शीट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्यूरेसी डेट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। यानी कि ऐसी एक्यूरेसी जिसमें दो खातों में, यानी कि दो अकाउंट में हम साइमल्टेनियसली उसको रिकॉर्ड करने से हमारी रह गई है, तो क्या कहलाती है? वन साइडेड, टू साइडेड, थ्री साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए ये नाम से ही आप समझ रहे हैं कितने अकाउंट, टू अकाउंट्स में करने से रह गई है, तो ये हमारी टू साइडेड एरर कहलाती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्यूरेसी डेट अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट इज कॉल्ड। यानी कि एक अकाउंट से वो करने से रह गई है हमारी एंट्री, तो उसको क्या बोलते हैं? वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, थ्री साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर साफ मेंशन है वन अकाउंट में करने से रह गई है, तो इसको वन साइडेड एरर कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनएक्यूरेसी इज करेक्टेड बाय सस्पेंस अकाउंट। यानी कि सस्पेंस अकाउंट द्वारा कौन सी अशुद्धि हम ठीक करते हैं? कंप्लीट एरर, टू साइडेड एरर, वन साइडेड एरर या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको पता है सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रिएट किया जाता है, पर्पस क्या होता है? देखिए सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्रिएट किया जाता है, कई बार हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका अमाउंट नहीं मिल पाता है, जब हम सारी चेकिंग कर लेते हैं कि हमारा सभी तरह की एंट्रीज हो गई हैं, फिर भी हमारा अमाउंट वो नहीं बैलेंस मिल पाता है डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो हम वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डाल के जो भी बैलेंस रिमेनिंग होता है वो वहाँ पे शो कर देते हैं, जिससे कि बाद में अगर हमें कोई एंट्री ऐसी दिखे या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगे जिसमें हम पता चले कि हमें ये एंट्री नहीं की है, तो हम डायरेक्ट उसको उसमें मेंशन कर पाएं। तो यानी कि ये किस तरह की गलती हो गई? वन साइड की एरर है, तो इसलिए यहाँ पर वन साइड एरर को ठीक किया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट जो हमारा मेथड है वो हमारा किस नाम से जाना जाता है? लीफो मेथड, फीफो मेथड, मीफो मेथड या फिर हिफो मेथड। तो देखिए यहाँ पर साफ दिया हुआ है लीफो। लीफो की फुल फॉर्म आपको पता होगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीफो, हीफो, इस तरह से इनकी सारी फुल फॉर्म्स हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ दे रखा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या हो गया? ऑप्शन 2, जिसको बोलते हैं फीफो मेथड। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ लास्ट कम फर्स्ट आउट। लास्ट कम फर्स्ट आउट का मतलब देखिए नाम से डायरेक्ट पता चल रहा है, ये हमारा हो गया लीफो मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है एट हुज रिस्क इज द एजेंट सेलिंग गुड्स इन कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जो हमारा माल बेचा जाता है वो जोखिम जो है वो किस के ऊपर दिया जाता है? बायर्स के ऊपर, ओनर्स के ऊपर, एजेंट के ऊपर या फिर ऑल अबव। तो ये ओनर्स के ऊपर सारा जोखिम होता है, यानी कि जो भी रिस्क होगा वो ओनर उसको बियर करेगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये कंसाइनमेंट अकाउंट से क्वेश्चन है, आपने कंसाइनमेंट अकाउंट किए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है व्हाट डज द एजेंट गेट फ्रॉम द ओनर्स इन रिटर्न फॉर सेलिंग द गुड्स। यानी कि एजेंट को मालिक की ओर से जो माल बेचने के प्रतिफल में क्या प्राप्त होता है? प्रॉफिट, लॉस, कमीशन या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करें तो एजेंट को वहां पे मिलता है कमीशन। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई व्हाट नेम डू यू नो टू सेंड गुड्स टू एजेंट फॉर सेल। यानी कि एजेंट के पास बिक्री के लिए माल भेजना किस नाम से जानते हैं? लेंडर, कंसाइनर, कंसाइनर मैन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जब माल बेचता है तो वो पर्सन कहलाता है, हम उसको प्रधान भी बोलते हैं, प्रेषक भी बोलते हैं और प्रेषक कर्ता भी। ये तीनों नाम ही हमारे कंसाइनर के होते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे ऑल अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है The details of sales and expenses of goods are sent by the agent to the owner. By what name do you know that details? यानी कि एजेंट द्वारा माल की बिक्री और ब्यौरे को मालिक के पास वो भेजता है, तो वो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं?
रॉ इनवॉइस, इनवॉइस, सेल्स स्टेटमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसको हम सेल डिटेल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। इनवॉइस नहीं भेजता है, वो भेजता है सेल स्टेटमेंट। मतलब एक सिर्फ डिटेल्स मेंशन होती हैं उसमें कि मैंने इतना माल इतने रुपए में, आप मतलब जो भी कंडीशंस हैं या तो मालिक ने दी होगी तो वो उसके बेसिस पर बस बता देता है कि इस तरह से ये इस माल को बेचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी पार्टीज आर मेनली इन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है उसमें कितनी पार्टीज होती हैं, 2, 3, 5 या 4। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 पार्टी मेन होती हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, कंसाइनर और कंसाइनी। ठीक है, 2 पार्टी होती हैं। नेक्स्ट है when 2 or more people make a temporary partnership to do a particular task it is called। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक टेम्पररी पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, एजेंसी, जॉइंट वेंचर या फिर ऑल अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद रखिए टेम्पररी की बात की जा रही है। अगर सिर्फ पार्टनरशिप होती तब हमारा आंसर यहाँ पे पार्टनरशिप आ जाता। जब यहाँ पे लिखा होता है व्हेन 2 और मोर पीपल मेक अ बिजनेस टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, तब वहाँ पे पार्टनरशिप आ सकता था। लेकिन यहाँ पे टेम्पररी की बात की गई है, तो टेम्पररी जब भी आए तो आप वहाँ पे आंसर करिएगा जॉइंट वेंचर, क्योंकि जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है, टेम्पररी होता है। जबकि पार्टनरशिप में कोई टेम्पररी और परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है तो वहाँ पे नहीं हमें पता कि हम ये बिजनेस कब तक चलाएंगे। ठीक है, कब तक ये हमारा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन टेम्पररी हम उसको नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे टेम्पररी मेंशन है, यानी कि ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में मिनिमम नंबर कितने होते हैं ये बताने हैं, 2, 5, 7 या 8। तो मिनिमम जॉइंट वेंचर की बात की जाए तो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 5, 7 जितने भी हो, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 2 होंगे मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्ट अप्लाइज टू जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर करते हैं तो वहाँ पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, पार्टनरशिप एक्ट, गुड सेल्स एक्ट, कंपनीज एक्ट या फिर नो एक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें जॉइंट वेंचर की, तो जॉइंट वेंचर के लिए कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए मैक्सिमम नंबर आ गए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में कितने मैक्सिमम पर्सन या मेंबर्स होने चाहिए। ऑप्शंस हैं 10, 20, अनिश्चित यानी कि अनलिमिटेड या फिर 50। तो राइट आंसर है सी, अनिश्चित यानी कि अनलिमिटेड। जॉइंट वेंचर में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम के लिए लिमिट है 2। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर अकाउंट इज। अब जॉइंट वेंचर जो है वो हमारा किस तरह का अकाउंट है ये बताना है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जॉइंट वेंचर जो अकाउंट होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रेस डेज आर एडेड व्हेन टेकिंग द ड्यू डेट ऑफ बिल्स और प्रोमिसरी नोट। यानी कि बिल और बिलों की देय की तिथि निकालने के लिए अनुग्रह दिवस कितने जोड़े जाते हैं, 3, 2, 5 या 8। तो ये सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल है आंसर। जब हम ग्रेस पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा टाइमिंग होगी वो होगी 3 डेज। ठीक है, द ऑथर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी शुड बी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो बैंकिंग कंपनी के लेखक होते हैं या फिर बैंकिंग कंपनी हमारा किस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको मेंशन किया जाता है या उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स। इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, बैंकिंग कंपनी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंकिंग कंपनी एक्ट के अंदर जो भी बैंकिंग से रिलेटेड हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द रियल अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जो लेखांकन है या अकाउंटिंग पीरियड है उसकी रियल या आइडियल हम उसका पीरियड क्या है, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रियल अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष तक के ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। अब वो आप अकाउंटिंग पीरियड कोई भी मान सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, या फिर कई लोग फेस्टिवल टू फेस्टिवल लेते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये 1 साल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर अकाउंटेड
फॉर इन अकाउंटिंग, यानी किस तरह के ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं। विच इज क्वालिटेटिव, विच इज सब्जेक्टिव, विच इज बिजी विद मनी, या फिर जो मनी में के फॉर्म में उनको डिनोट किया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये भी बहुत सिंपल है, जो कि मनी में डिनोट किए जाते हैं या मनी टर्म्स में होते हैं, हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू प्रॉपर्टी माइनस, यानी कि प्रॉपर्टी में किस चीज को माइनस करेंगे ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटी निकल कर आएगी। ऑप्शन है कैपिटल, कैश, क्रेडिटर्स या फिर डेटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हमारा कैपिटल। कैपिटल को जो हम प्रॉपर्टी से माइनस करेंगे तो हमारा आउटसाइड लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at what value is an article accounting in accounting अकाउंटेड इन अकाउंटिंग होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि जो लेखांकन में किसी वस्तु को जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो किस मूल्य पे की जाती है। राइट आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं रियल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रियल वैल्यू पर वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी उनकी रियल वैल्यू होगी उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस, यानी कि जो अकाउंटिंग एजम्पशंस है वो हमारी कौन कौन सी होती है। एक्सचेंज, पीरियड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम अकाउंटिंग एजम्पशंस की बात करें तो आपने सारी एजम्पशंस पढ़ी होंगी कि एक्सचेंज भी होता है ट्रांजेक्शन्स के बीच में, और इनकी एक टाइम पीरियड होता है जिसके बेसिस पे सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, और वो सारे यूनिट में मेजर किए होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, आय में कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल और इनकम रिसीव्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू में जो हमारी इनकम रिसीवेबल है, यानी कि जो इनकम हमें रिसीव होगी और जो रिसीव हो चुकी है, वो सारी चीजें हमारी रेवेन्यू यानी इनकम में इंक्लूड की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग डज अ बिजनेस अडॉप्ट, यानी कि एक बिजनेसमैन जो है वो किस तरह की अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है या फिर वो कौन से सिस्टम को फॉलो करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे बहुत इसका राइट आंसर देखिए आप इजीली बता सकते हैं, एक बिजनेसमैन जो है वो हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऑप्ट करेगा कि उसके यहाँ कितना फाइनेंस आ रहा है, कहाँ से रेज करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज होगी, इसलिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्टिव कम्युनिटी, यानी कि जब हम किसी प्रोडक्टिव कम्युनिटी की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर कौन सी अकाउंटिंग को हम अडॉप्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसका भी हमारा सिंपल आंसर है, जब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करेंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाउ इज कॉस्ट ऑफ गुड्स फोरकास्टेड इन अकाउंटिंग, यानी कि जो अकाउंटिंग में जो हम गुड्स को फोरकास्ट करते हैं कि इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, वो हम किस तरह से करते हैं। मैरिजनल अकाउंटिंग के बेसिस पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन कॉस्ट की बात की जा रही है, कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, what form of accounting is done keeping in mind the value converted into currency। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि वो कौन सी अकाउंटिंग को हम अपने माइंड में रखेंगे जब हम अपनी जो हमारी वैल्यू है उसको हम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। मैनेजरियल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मुद्रा में परिवर्तित मूल्य को ध्यान में रखकर जो हम अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे तो वो होगा हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। हम ये देखेंगे कि जब हम अपनी अमाउंट को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे कितना इन्फ्लेशन आ रहा है दोनों में, ठीक है, तो वहाँ पे हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन व्हाट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री इज डन इन सिस्टमेटिक एंड प्रॉपर वेज, यानी कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग की फॉर्म है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे सिस्टमेटिक एंड प्रॉपर वे में। सोशल अकाउंटिंग, कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब हम किसी भी कंट्री की जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आ रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे यहाँ पे बताती है हमारी सोशल अकाउंटिंग को, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है वहाँ पे पूरी सोसाइटी इसके अंदर इंक्लूड होगी, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे है सोशल अकाउंटिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, what is the book of initial articles in which all transactions are written डेट वाइज, यानी कि वह कौन सी फर्स्ट टाइम या फिर इनिशियल स्टेज पर वो कौन सी बुक है जिसको हम डेट वाइज सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं इनिशियल स्टेज पर, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट। तो इनिशियल स्टेज पर जो हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को वो कहलाता है हमारा जर्नल, ठीक है, सबसे पहले हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग जर्नल। अब हम जर्नल को प्रिपेयर करते समय कितने उसमें कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं ये हमें बताना है। 7, 5, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम जर्नल बनाते समय 5 कॉलम्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉलम किसका होता है, ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम डेट का। उसके बाद ये हमारा पर्टिकुलर्स होता है जिसमें हम सारे एंट्रीज करते हैं। उसके बाद ये हमारा LF होता है, लेजर, और फिर उसके बाद आता है हमारा डेबिट बैलेंस का, फिर आता है हमारा क्रेडिट बैलेंस का। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 कॉलम से प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब कितनी तरह के अकाउंट होते हैं हमें ये बताना है, 2, 4, 3 या फिर 5। तो फ्रेंड्स अकाउंट हमारे 3 तरह के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा रियल अकाउंट, एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट और एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेसिपिएंट इज कॉल्ड द डेटर एंड द पे इज रिच, दिस इज द रूल ऑफ विच अकाउंट इज एक्रूअल। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, रिच का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स आप वो कर लीजिएगा क्रेडिटर, ठीक है, ठीक है। अब कोई भी जो हमारा रिसीवर है वो हमारा डेटर बन रहा है और जो हमारा पे है वो हमारा क्रेडिटर बनना है, तो ये किस चीज का रूल है, रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। फ्रेंड्स ये रूल्स, इनको गोल्डन रूल्स बोलते हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा कि रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, और व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट के क्या क्या रूल हैं, किस बेसिस पे एंट्रीज होती हैं, ठीक है। रूल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिलोंग टू पर्सनल अकाउंट। अब इसमें से हमें ये बताना है इसमें से कौन से हमारे जो इवेंट्स हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। असेट्स एंड लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस एंड प्रॉफिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें व्यक्तिगत खाते इसमें से क्या संबंधित है, तो व्यक्तिगत खाते में अभी हमने ऊपर भी बात की थी, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स रिलेटेड होते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश अकाउंट इज। अब कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारा रियल अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट बताता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, मशीन परचेज शुड बी डेबिटेड। अब जो मशीन अगर परचेज की है तो वो डेबिट किस अकाउंट में होगी, मशीनरी अकाउंट, गुड्स अकाउंट, प्लांट अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मशीनरी परचेज की बात की जा रही है तो डेबिट की जाएगी मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट इज। अब कैपिटल अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, रियल अकाउंट, जर्नल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा रियल अकाउंट है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑन सेटिंग अप अ प्लांट शुड बी डेबिटेड। अब कोई भी प्लांट सेट किया जा रहा है और उस पर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो डेबिट किस नाम से किया जाएगा,
इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंस अकाउंट, इन मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, प्लांट अकाउंट या फिर इन प्रॉपर मेंटेनेंस अकाउंट। तो यहाँ पर कोई भी प्लांट को इस्टेब्लिश करने में जो खर्चा किया जा रहा है तो वो इंक्लूड कर दिया जाएगा प्लांट के ही अमाउंट में, ठीक है, अकाउंट में। तो यहाँ पे प्लांट अकाउंट करके शो किया जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनपेड एक्सपेंसेस इज अकाउंट। अब अनपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे किस तरह का अकाउंट होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम अनपेड एक्सपेंसेस की बात करें या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आउट द फॉलोइंग इनकम। अब जो इनकम्स हैं इसमें से हमें शॉर्ट आउट करनी है कौन सी है? इंटरेस्ट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस, ब्याज और जो इंटरेस्ट है वो भी एक्सपेंस है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड पे ये कुछ नहीं लिखा तो हम समझेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये समझेंगे कि हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? वो हमारे लिए एक इनकम की तरह काम करता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है, ठीक है। By what name do you know the owner's capital increase at the end of the year? यानी कि वर्ष के अंत में स्वामी की पूंजी में अगर वृद्धि होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? प्रॉफिट, ड्राइंग, लॉस या कैपिटल? बहुत सिंपल है, इसको हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हम पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्टेट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब इसमें से हमें एक्सपेंस बताना है, बिल्डिंग, बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट या सैलरी, इसमें से क्या हमारा एक्सपेंस है? तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर एक्सपेंस नहीं है, बैंक लोन एक्सपेंस नहीं है, बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि सैलरी हमें देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट। इन अब ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल, पर्सनल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो ड्राइंग अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है क्योंकि ये पर्सन से कनेक्ट होता है, उसको बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परचेस अकाउंट है। अब परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारा परचेस अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। इस तरह के भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि ये कौन सा अकाउंट होता है, ये कौन सा अकाउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट परचेज इज अकाउंटेड फॉर इन विच सब्सिडरी। यानी कि जो क्रेडिट परचेज होता है वो हमारा किस सब्सिडरी या फिर जो हमारी सब्सिडरी बुक होती हैं, जो हमारी मेन बुक होती हैं उनके साथ प्रिपेयर की जाती हैं। तो क्रेडिट परचेस हमारा किस में इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर ये बताना है। कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक या फिर परचेस रिटर्न बुक, ठीक है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर परचेस क्रेडिट परचेस की बात की जा रही है तो क्रेडिट परचेस हमारा परचेस बुक में आता है, लेकिन अगर सिर्फ परचेज हो, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी कैश परचेज होती है उसको कैश परचेज नहीं लिखा जाता, उसको सिर्फ परचेज लिखा जाता है। तो कैश परचेज होगी तो वो कैश बुक में जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ क्रेडिट परचेज बुक है तो वो जाएगी हमारी परचेज बुक में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।